18 अक्टूबर 2024 शोपियां में आतंकियों ने एक नॉन कश्मीरी लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि उसका नाम अशोक चौहान है, जो कि बिहार का रहने वाला था और मजदूरी का काम करता था। उसकी बॉडी सदर्न कश्मीर में जैनापुरा के वाची इलाके से बरामद हुई। फिर आती है 20 अक्टूबर। इस दिन आतंकवादियों ने गांदरबल के सोनमर्ग में बन रही जेड मोड़ टनल में अटैक किया। यह हमला तब हुआ जब टनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूर और लोग शाम में अपने कैंप्स में लौट आए थे। और उससे भी बड़ी बात, यह हमला ऐसे इलाके में हुआ जहां पिछले 10 सालों में आतंकवादियों की एक्टिविटी ना के बराबर रही है। लेकिन जब इस इलाके में हमला हुआ तो बड़गाम के एक डॉक्टर और 5 नॉन कश्मीरी लोग समेत कम से कम 7 लोग मारे गए, जबकि 5 घायल हुए। और इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली। नेक्स्ट अटैक 24 अक्टूबर 2024 नॉर्दर्न कश्मीर के गुलमर्ग से 6 किलोमीटर दूर मिलिट्री के एक गाड़ी पर आतंकी हमला होता है और इसमें जवानों के साथ काम करने वाले 2 कुलियों की मौत हो गई। इस दौरान करीब 4 लोग घायल हो गए। आतंकवादियों ने शाम के वक्त बूटा पत्थरी इलाके में तब गोलीबारी की जब वो अफरापत रेंज में नागिन चौकी की तरफ जा रहे थे। अब इसके बाद 10 नवंबर को किश्तवाड़ में एक्सट्रीमिस्ट और आर्मी के बीच एक मुठभेड़ हुई। इसमें आर्मी के एक अधिकारी मारे गए और 3 जवान घायल हो गए। अब इन हमलों की आप टाइमलाइन देखिए जरा। इन सारे हमलों में ज्यादातर जान गैर कश्मीरी लोगों की गई और हमला डायरेक्ट आर्मी पर हुआ। पर सवाल आता है कि अचानक कश्मीर में ऐसा क्या ही हो गया कि सरकार बनने के बाद से ये आतंकी इतने एक्टिव हो गए, और क्यों? दरअसल अचानक से बढ़ते इन हमलों के पीछे 2 सबसे जरूरी चीजें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहली है इन हमलों के पीछे की वजह और दूसरी चीज है इन हमलों का पैटर्न। जी हाँ, अब कश्मीर में इन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का तरीका बदल गया है। दरअसल अब ये हाइब्रिड मिलिटेंट बन गए हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यार ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हाइब्रिड मिलिटेंट वगैरह वगैरह, ये सब क्या टर्म है? तो चलिए इसे समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ नंबर्स दिखाता हूं। देखिए, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर में साल 2020 में एक्सट्रीमिस्ट से रिलेटेड हत्या के 140 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए थे। इनमें 33 सिटीजन थे, 56 हमारे जवान थे और 232 एक्सट्रीमिस्ट मारे गए थे। साल 2021 में हत्या के 153 इंसिडेंट हुए, जिसमें 36 सिटीजन्स, 45 सेना के जवान और 193 एक्सट्रीमिस्ट मारे गए। पोर्टल के मुताबिक इस तरह साल 2022 में एक्सट्रीमिस्ट से रिलेटेड हत्या के लगभग 151 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए। इनमें 30 सिटीजन्स, 30 जवान और 193 एक्सट्रीमिस्ट मारे गए थे। इसके बाद साल 2023 में हत्या के कुल 72 इंसिडेंट सामने आए थे, जिसमें घटनाओं में 12 आम लोग, 33 सुरक्षाकर्मी और 87 एक्सट्रीमिस्ट मारे गए। हालांकि इस साल नवंबर तक कुल 58 एक्सीडेंट हुए, जिनमें 30 सिटीजन्स हैं, 26 जवान और 63 एक्सट्रीमिस्ट मारे गए हैं। अब इन्हें लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन तमाम हमलों में एक्सट्रीमिस्ट दिल्ली को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। जब कश्मीर में कोई भी सरकार नहीं थी, हालांकि तब भी हमले हो रहे थे, लेकिन अब सरकार बनने के बाद इन बढ़ते हमलों से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में कोई भी सरकार नहीं टिक सकती। ऐसे ही इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इंडियन आर्मी के एक्स जनरल कमांडिंग ऑफिसर दीपेंद्र सिंह हुड्डा बताते हैं कि आतंकवादी सरकार के इस दावे को खारिज करना चाहते हैं कि सब कुछ अब ठीक है। सरकार का कहना है कि चुनाव हुए, सरकार भी बन चुकी है, कश्मीर में टूरिस्ट भी आ रहे हैं। अभी जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उसके जरिए वो ये मैसेज दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए आतंकवादी ऐसे टारगेट चुन रहे हैं, जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को निशाना बना रहे हैं, मजदूरों को मार रहे हैं, विलेज डिफेंस गार्ड्स को मार रहे हैं। इधर कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इस इलेक्शन की वजह से ये हमले हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर के इलाके में घुसपैठ हुई थी और अब वही लोग घाटी में डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सरकार के इस नैरेटिव को बदलना चाहते हैं कि भाई आर्टिकल 370 हटाने के बाद हालात नॉर्मल हो गए और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा अब भी जिंदा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर में शांति हो, क्योंकि अगर हम एक्सट्रीमिस्ट वाले इंसिडेंट को छोड़ दें तो कश्मीर घाटी में साल 2019 के बाद पथराव की घटनाएं बंद हो चुकी हैं, हड़तालों का सिलसिला बंद हो चुका है, जो कि इन लोगों को ये रास बिल्कुल नहीं आ रहा है और इसीलिए ये हमले हो रहे हैं। अब आता हूं दूसरी चीज पर, यानी कि काम करने के पैटर्न पर।
दरअसल काम करने का इनका तरीका आतंक के पुराने ढंग से एकदम बिल्कुल अलग है। पहले हमलों का जो पैटर्न अलग हुआ करता था, ऐसे कि थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट भी कहती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से आतंकी आते और हमले को अंजाम देते थे। वो आमतौर पर गुरिल्ला टैक्टिक्स से चुपचाप अटैक करते और वापसी घाटी के घने जंगलों में गुम हो जाते। कई बार वे लोकल लोगों की मदद से जम्मू कश्मीर के अंदर ही छिपे रहते और नेटवर्क बढ़ाते, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और हमारे कश्मीर के लोगों के चेहरे, मोहरे और भाषा में खास फर्क नहीं है और इसी वजह से वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आते थे। लेकिन अब इनकी जगह हाइब्रिड मिलिटेंट्स ने ले ली है। ये रैंडम कश्मीरी लड़के होते हैं जिनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होती और वो ऑनलाइन ही रेजिस्टेंस ग्रुप से जुड़ जाते हैं। ऑनलाइन जुड़ने के बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, टारगेट तय होता है और फिर उसके बाद इसके साथ रेकी की जाती है और फिर तय वक्त पर वारदात को अंजाम देने के साथ ये गुर्गे गायब हो जाते हैं। अब इनका कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है, लिहाजा उन्हें पकड़ना भी आसान नहीं। ये रैंडम लोग वापस अपने गांव शहर जाकर जिंदगी में ऐसे रम जाते हैं और ऐसे गायब होते हैं कि ये आपके अगर सामने भी होंगे तो आपको पता ही नहीं चलता। अब इन्हें ही हाइब्रिड मिलिटेंट कहा जा रहा है। चलिए अब थोड़ा इन टेररिस्ट ग्रुप्स को भी समझ लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 को हटा दिया गया था और इसके बाद से ही कश्मीर में द रेजिस्टेंस फ्रंट की तरह छोटे बड़े कई नए आतंकी गुट खड़े हो गए, जैसे पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, कश्मीर टाइगर्स, लश्कर ए मुस्तफा वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बात करते हैं द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF की। तो जैसे कि मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में 20 अक्टूबर को जो आतंकी हमला हुआ, वो हमला द रेजिस्टेंस फोर्स यानी TRF ने कराया था। TRF दरअसल लश्कर ए तैयबा का फेक फेस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले का मास्टरमाइंड TRF चीफ शेख सज्जाद गुल है, जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ है। देखा जाए तो अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर में हो रही लगभग सभी आतंकी गतिविधियों में TRF का ही हाथ रहा है। अक्टूबर 2019 में लाल चौक पर हमला करके ये बताने की कोशिश की गई थी कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद वो चुप नहीं बैठेंगे। सरकार ने एक नोटिफिकेशन में यह भी कहा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ने नाम बदलकर शुरू की है, लेकिन कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर नजर बनाने वाले बताते हैं कि ये अम्ब्रेला आउटफिट है। लश्कर हो या जैश, सभी TRF के झंडे तले काम कर रहे हैं। इसके काम करने के तरीके ने ही इस वक्त डिफेंस फोर्सेस को परेशान कर दिया है। दरअसल पहले जब कोई कश्मीरी युवा बंदूक उठाता था तो इस बात का ढिंडोरा पीटता था, लेकिन अब ये पैटर्न बदल चुका है। ये लड़के अब आतंकी संगठन में सीक्रेट तरीके से शामिल हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं डालते हैं और तो और शामिल होने के बाद भी ये मिलिटेंट्स आम लोगों के बीच में रहते हैं और जैसे ही वो अपनी पहली आतंकी घटना को अंजाम देते हैं उसके बाद अंडरग्राउंड हो जाते हैं और इन्हीं आतंकियों को कहा जाता है हाइब्रिड मिलिटेंट। TRF के काम करने का तरीका यही है और इस संगठन से जुड़े आतंकी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कम से कम करते हैं क्योंकि उससे ट्रैक होने का खतरा बना रहता है। 5 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने TRF पर बैन लगा दिया था। होम मिनिस्ट्री ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि लश्कर ए तैयबा का ये प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, युवाओं को आतंकी बना रहा है, आतंकियों की घुसपैठ कर रहा है और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियार और ड्रग स्मगल कर रहा है। प्रॉक्सी का मतलब है छद्म, यानी नया नाम वही काम। हालांकि इसके बाद भी ये संगठन लगातार वारदातों को अंजाम देता रहा है। दूसरा, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF। TRF की तरह ही एक और नामी ऑर्गेनाइजेशन है PAFF, जिसे पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की एक ब्रांच माना जाता है और यह भी माना जाता है कि PAFF जैश का ही मुखौटा है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इस फ्रंट के फॉर्मेशन में मदद भी की थी। जम्मू कश्मीर के पूंछ में 21 दिसंबर 2023 को पूंछ टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। वहीं 20 अप्रैल 2024 को सेना पर भी आतंकी हमला हुआ। इसकी जिम्मेदारी इसी पीपल्स एंटी फासिस्ट ग्रुप ने ली थी। इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत साल 2020 में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के कुछ कमांडरों ने मिलकर की थी और इधर हमारी मिनिस्ट्री ने 7 जनवरी 2023 को PAFF पर एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन में कहा गया था कि PAFF भारतीय सुरक्षा बलों, राजनीतिक नेताओं और नागरिकों को धमकियां जारी करता है। ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जम्मू कश्मीर और भारत के सभी शहरों में अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज से हिंसा फैलाने के लिए
साजिश रचते हैं। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑर्गेनाइजेशन को जैश ए मोहम्मद के आतंकी रहे मुफ्ती अल्ताफ उर्फ अबू जार ने एस्टैब्लिश किया था। दिसंबर 2021 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने दावा किया था कि उसके कैडर ने श्रीनगर के बाहरी इलाकों में घात लगाकर पुलिस पर हमला किया था। इस हमले में 3 पुलिसमैन शहीद हुए थे, जबकि 11 घायल हो गए थे। इसके बाद से यह संगठन चर्चा में आ गया था। इस घटना के कुछ महीने बाद सदर्न कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी भी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ली थी। इनके अलावा एक लश्कर ए मुस्तफा के नाम का ऑर्गेनाइजेशन भी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लश्कर ए मुस्तफा अगस्त सितंबर 2020 में ही बनाए। हिदायत उल्लाह मलिक उर्फ हसनैन इसका सरगना बताया जाता है। टारगेट किलिंग में इसका नाम भी सामने आया था। अब ये ऑर्गेनाइजेशन तो समझ में आ गई, पर ये आखिर बन क्यों रहे हैं? दरअसल आर्टिकल 370 कश्मीरी पंडितों के मन में और कश्मीरी युवाओं को आतंकी बनाना, ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके लिए टीआरएफ और बाकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के खिलाफ में क्या प्लान हो, इसको कैसे विरोध किया जाए और लोगों को कैसे भड़काया जाए। सरकार अगर कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात कर रही है तो कैसे उन लोगों के मन में डर बैठाया जाए ताकि वो खुद ही कश्मीर आने से डरें। जो पंडित और कश्मीरी माइनॉरिटी कश्मीर में रहकर कामकाज कर रहे हैं उन्हें डराया जाए ताकि वो यहां से भागने पर मजबूर हो जाएं। कुल मिलाकर टीआरएफ समेत इन सभी का मकसद यही है कि कश्मीर में कभी खुशी ना आ पाए, और इसके लिए अब कश्मीर में टारगेट किलिंग इन ग्रुप्स ने शुरू कर दी है। 2024 में जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के कई केस सामने आए हैं। जैसे 18 अक्टूबर को बिहार के बांका जिले के मजदूर अशोक चौहान की हत्या कर दी गई। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मोहम्मद रजाक टारगेट किलिंग के शिकार हुए। रजाक को कुंडा टॉप में एक मस्जिद के बाहर गोली मार दी गई। 17 अप्रैल को बिहार के एक प्रवासी मजदूर राजू शाह को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। वहीं 8 अप्रैल को आतंकवादियों ने शोपियां जिले में एक नॉन कश्मीरी टूरिस्ट कैब ड्राइवर परमजीत सिंह को निशाना बनाया, और फरवरी में श्रीनगर में पंजाब के 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब एक्सपर्ट्स इसे कश्मीर में डर का माहौल बनाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं, जबकि पॉलिटिशियंस के अलग हिसाब है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में अचानक तेजी आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन हमलों की जांच की मांग की थी कि उमर अब्दुल्ला की सरकार को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रेसिडेंट रविंदर रैना ने 2 नवंबर को कहा था, जब फारूक अब्दुल्ला को पता है कि आतंकवाद पाकिस्तान से आ रहा है तो फिर उसकी जांच की क्या जरूरत है। उन्हें हर एक सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों का समर्थन करना चाहिए। तो क्या कश्मीर में आतंकवाद के लिए सिर्फ अकेले फारूक अब्दुल्ला ही जिम्मेदार है? अब आपको याद दिलाने के लिए बता दूं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार ने कहा था कि आतंकवाद को खत्म कर देंगे, और कश्मीर में इससे पहले भी 70 सालों में कई दलों की सरकारें आई और कई दलों की सरकारें गईं, लेकिन स्वर्ग की घाटी कश्मीर में कुछ रह गया तो है आतंकवाद। ऐसे में सवाल उठता है कि कश्मीर की बर्फीली फिजाओं में आतंकवाद का जहर कैसे घुला। अब इस कहानी को जानने के लिए कश्मीर की जड़ों में हमें चलना होगा। देखिए, जैसे कि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त से ही पाकिस्तान कश्मीर को हड़पना चाहता है। इसके लिए उसने 1948 और फिर 1965 में कश्मीर पर हमला भी किया। जब देखा कि युद्ध से कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद को हथियार बनाकर लड़ना शुरू कर दिया। अब यहां से शुरू होती है आतंकवाद की असली कहानी। तारीख थी 7 मार्च 1986। केंद्र के राजीव गांधी सरकार ने जम्मू कश्मीर की गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया और राज्य में राज्यपाल शासन लागू हो गया। 8 महीने बाद नवंबर 1986 में फिर से जब चुनाव शुरू हुआ तो फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस में खड़े हो गए। इस 1987 के विधानसभा चुनाव को कश्मीर के लिए टेररिस्ट पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसी चुनाव में आतंकवाद का पेड़ लगा था जिसकी जड़ें आज तक मजबूत हैं। अब इसे समझने के लिए पहले चुनाव की कहानी को समझना होगा। दरअसल इस चुनाव में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और उस वक्त की राजीव गांधी वाली कांग्रेस अलायंस में चुनाव लड़ रही थी, और इस अलायंस को टक्कर देने के लिए जमाते इस्लामी और इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जैसी अलगाववादी पार्टियां एक हो गई और इनके अलायंस का नाम रखा गया मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। अब इस चुनाव में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की रैलियों में जमकर भीड़ आती थी। चुनाव में मुस्लिम फ्रंट की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो हर कोई चौंक गया। आरोप लगे कि चुनाव में धांधली हुई है
और मुस्लिम फ्रंट के उम्मीदवारों को जीतने से रोका गया है। यानी मुस्लिम फ्रंट के हिसाब से हारे हुए उम्मीदवारों को जिता दिया गया और जीतने वालों को हरा दिया गया। ये वही फ्रंट था जिससे उस वक्त सैयद सलाहुद्दीन अपने असली नाम यूसुफ शाह के नाम से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। हालांकि उनके सहयोगी सैयद अली शाह गिलानी जीतने में कामयाब रहा। सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बना, जो साल 1989 से पाकिस्तान वाले ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहता है और आज वहीं से यूथ को ट्रेनिंग देकर हमारे साइड वाले कश्मीर घाटी में भेजता रहता है। इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में से रखा है, जबकि इसका अलायंस पार्टनर सैयद अली शाह गिलानी कश्मीर में ही रहा और कुछ टाइम बाद साल 2021 में मर भी गया, जो कि एक हार्डलाइनर अलगाववादी नेता था और खुलेआम आतंकवाद को सपोर्ट करता था। जब ये मरा तो उस समय के PM इमरान खान ने ट्वीट करके इसे फ्रीडम फाइटर तक घोषित कर दिया था। जी हाँ, इमरान खान ने ये ट्वीट किया था कि कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानी सैयद अली शाह गिलानी की मौत काफी दुखद है। उन्होंने पूरा जीवन अपने लोगों को और उनके अधिकारों के लिए न्योछावर कर दिया। उन्हें कैद में भारत ने प्रताड़ित किया, लेकिन फिर भी कभी झुके नहीं। हम पाकिस्तानी उनके साहस को सलाम करते हैं। हमें उनके वो शब्द याद हैं, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। उनकी मौत के शोक में पाकिस्तान का राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा और एक दिन का ऑफिशियली शोक रहेगा। ये वही गिलानी था जिसकी एक आवाज पर कश्मीर शटडाउन हो जाता था। देखिए, वैसे चुनाव की इस कहानी से इतना तो समझ में आ गया होगा कि इन्हीं दो लोगों ने एक तो सरहद के इस पार रहकर और दूसरा सरहद के उस पार रहकर घाटी में आतंकवाद का बीज बोया। यानी 1987 के चुनाव के बाद और 1990 तक आते आते यहां आतंकवाद पीक पर पहुंच गया। ये वही दौर था जब नॉन मुस्लिम, खासकर की कश्मीरी पंडितों को घाटी से भगाया जाने लगा था। जो घाटी छोड़कर नहीं गए उन्हें मार डाला। भले ही आज कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति खूब होती है, कश्मीरी पंडितों पर 90 के दशक में जो जुल्म हुआ उसे आप और हम हरगिज नहीं भुला सकते। लेकिन उस दर्द के साथ साथ जो अब हत्याएं हो रही हैं, उन सब की दर्द की दवा ढूंढनी होगी। बंदूक के साए में शहर नहीं बसते। कहां चूक हो रही है, क्यों इंटेलिजेंस फेल हो रही है, सरकार को अपने अंदर खाक छाननी होगी। अब ये तो लाजमी है कि नेताओं की अपनी अपनी सरकार और पार्टी के हिसाब के बयान आएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि अचानक से ये हमले इतने कैसे बढ़ गए? क्या है इसके पीछे की वजह? आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।